हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज के इस वीडियो में हम जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हुआ था 2023 का क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का, उसमें पेपर कोड था 30C3। इस पेपर कोड का सेक्शन ई को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के सेक्शन जो है ए, बी, सी और डी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो चलिए सेक्शन ई को हम डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन ई जो है केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। केस स्टडी वाली सिचुएशन है, 3 सिचुएशन गिवन होती है। ये तीनों सिचुएशन जो पेपर कोड था 30C1, 2 और 3, तीनों में सेम था। ओके, सिर्फ इनका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट था, बाकी क्वेश्चन जो थे वो सेम ही थे। तो तीनों पेपर कोड के लिए ये सेक्शन अप्लाई होगा। चलिए पहला केस स्टडी जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 था ये पेपर में। इसमें हमें गिवन है February 14 is celebrated as International Book Giving Day and many countries in the world celebrate this day. Some people in India also started celebrating this day and donated the following number of books of various subjects to a public library. Okay, आगे दे रखा है इसमें हिस्ट्री की 96, साइंस की 240 और मैथमेटिक्स की 336 बुक्स है ना, जो डोनेट की जाती है एक लाइब्रेरी को। आगे दे रखा है दीज बुक्स हैव टू बी अरेंज्ड इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स सच दैट ईच स्टैक कंटेन्स बुक्स ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट। ओके, एंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच स्टैक इज द सेम। तो आपको क्या करना है कि ये जो बुक्स है हिस्ट्री, साइंस और मैथ्स की, इनको क्या करना है, स्टैक्स में अरेंज करना है। और स्टैक्स में ऐसे अरेंज करना है कि हर एक स्टैक में जो है वो एक ही सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए। ओके, और नंबर ऑफ बुक्स जो है वो सभी स्टैक में सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन हमें क्या दे रखे हैं इसमें आगे, क्वेश्चन दे रखा है हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टैक। एक स्टैक में ये कह रहा है कि कितनी बुक्स अरेंज हो सकती है। तो देखो, जब भी हमें मिनिमम चीज निकालनी है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स सच दैट ईच स्टैक कंटेन्स बुक्स ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट। तो अगर आप 96, 240 और 336, हमें क्या करना है, इन बुक्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि हर एक स्टैक में एक ही सब्जेक्ट की बुक रहे, और हर एक स्टैक में जो है वो बुक्स का नंबर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर मैं इन तीनों का HCF फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है, 96, 240 और 336, अगर मैं इनका HCF फाइंड आउट कर लेता हूँ तो HCF क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा वही तो HCF होगा। और तीनों में कॉमन जब अगर मैं चीज़ निकाल लूँगा तो वो जो HCF आएगा उस नंबर से ये तीनों नंबर क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ओके, मीन्स वो नंबर जो HCF हम फाइंड आउट करेंगे वो तीनों में होगा। ओके, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स आ जाएगा इन ईच स्टेक में। और जो भी HCF आएगा वो तीनों में से कॉमन आएगा, तो ये कंफर्म होगा कि HCF जो बनेगा वो तीनों में रहेगा। और जब तीनों में रहेगा तो हर एक जो बुक का टाइप है वो HCF को कंटेन करेगा। ओके, तो जो भी हम मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स निकालेंगे या HCF निकालेंगे वो क्या होगा, तीनों में प्रेजेंट रहने वाला है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपली ये जो 96, 240 और 336 है इनका HCF फाइंड आउट करना है। तो मैं HCF फाइंड आउट कर लेता हूँ 96, 240 और 336 का। ओके, देख लेते हैं 96, 240 और 336, ये आपको नंबर दे रखे हैं, इनका मुझे HCF फाइंड आउट करना है। तो इनको सबसे पहले तो मैं क्या करूं, फैक्टराइज कर देता हूं। 96 के फैक्टराइज क्या होंगे, ये हो जाएगा 16 × 6 होगा ना। 16 × 6 का मतलब ये हो गया 2⁵ इंटू 3 हो गया, 32 × 3 हो गया ना। और 240
240 का अगर मैं फैक्टराइज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 240 को 2 से डिवाइड करूँगा 120 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया 120 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 60 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 30 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 15 आ गया, फिर 3 से हो जाएगा और फिर 5 से हो जाएगा। और 336 जो है इसको फर्दर फैक्टराइज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 336 देखो 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 168, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 168 को तो ये आ जाएगा 84। ओके, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 42 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 21 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करूँगा और फिर 7 से डिवाइड करूँगा, ये आ जाएगा। ओके, तो अब एक चीज़ इसमें देखो, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ये पावर 1 लिख सकते हो आप। HCF निकालना है अब हमें इन तीनों का, तो HCF के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है उनको हमें लेना है। तो HCF क्या हो जाएगा, देखो इसका 2 की पावर 4 दोनों में है, तीनों में है, तो 2 की पावर 4 आएगा एक तो कॉमन, और क्या है तीनों में 3, देखो सब में आ रहा है 3 की पावर 1 तो 3 आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 हो गया 16 इंटू 3 करोगे तो 48, ये क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा। तो हाउ मैनी बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टेक, तो हर एक स्टेक में कितनी बुक्स होगी, वही जो HCF होगा वही बुक्स होगी, तो 48 पहले का आंसर आएगा इसमें। ओके, सेकंड, हाउ मेनी स्टेक्स आर यूज्ड टू अरेंज ऑल द मैथमेटिक्स बुक्स, तो मैथमेटिक्स की टोटल बुक्स कितनी है हमारे पास में, मैथमेटिक्स की टोटल बुक है 336, ठीक है। और हमें निकालने कितने स्टेक्स में अरेंज होगी, तो टोटल एक स्टेक में बुक्स कितनी आ रही है 48। ओके, तो 48 डिवाइड बाय 336 डिवाइड बाय 48 आपको करना है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो देखो 336 जो है इसके फैक्टर हमारे पास में पड़े हैं, तो ये 16 और ये इंटू 3 48 बनाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकता हूँ, 336 को डिवाइड बाय 48 करना है, तो ये 48 ही इसको कैंसिल कर देगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स कितना आएंगे, 7 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स दैट विल बी यूज्ड फॉर अरेंजिंग ऑल द बुक्स, तो सभी बुक्स को अरेंज करने के लिए कितने स्टेक्स चाहिए होंगे। मैथमेटिक्स के लिए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि मैथमेटिक्स के लिए 7 चाहिए होंगे, ठीक है। और फर्स्ट वाले बुक्स जो है हिस्ट्री की वो टोटल 96 बुक है, एक स्टेक में 48 बुक आएंगी, तो हिस्ट्री के लिए 2 स्टेक चाहिए होंगे, इसको कैंसिल करोगे। मैथ्स के लिए ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 7 चाहिए, और क्या बची है, साइंस, साइंस की बुक्स कितनी है 240 बुक्स है, एक स्टेक में 48 आएगी, तो 240 डिवाइड बाय 48 करोगे तो ये कितना टाइम्स आ जाएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा। इन सबको आपको ऐड करना है, तो 7 और 7 14 नंबर ऑफ स्टेक्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। ओके, नेक्स्ट जो इसी का और में है, इसमें क्या दे रखा है, इफ द थिकनेस ऑफ ईच बुक ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड मैथमेटिक्स इज 1.8 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द हाइट ऑफ ईच स्टेक ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड मैथमेटिक्स बुक। अब देखो एक बुक का जो थिकनेस है वो 1.8 दे रखा है हिस्ट्री का, 2.2 दे रखा है साइंस का, और मैथ्स का 2.5 दे रखा है। तो ये पूछ रहा है कि हर एक स्टैक जो बनेगा उसकी हाइट कितनी होगी। तो एक बात बताइए मुझे, जो हिस्ट्री की बुक्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है हमारे पास में, हिस्ट्री की टोटल नंबर ऑफ बुक्स 96 है, हर एक स्टैक में कितना बन रहा है 48। ओके, एक स्टैक में 48 नंबर ऑफ बुक्स आएगी आपकी, तो एक बुक की थिकनेस अगर 1.8 है तो 48 नंबर ऑफ बुक्स की थिकनेस कितनी हो जाएगी, वही हाइट बनेगी इसकी। तो 48 इंटू अगर मैं 1.8 कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगी, जो एक स्टैक बनेगा हिस्ट्री का उसकी क्या हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी, ठीक है, या हाइट हो जाएगी। तो अगर मैं 48 इंटू 1.8 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 86.4 आएगा ये।
सिमिलरली अगर मैं निकालता हूँ साइंस के लिए, ठीक है, हर एक स्टेक में नंबर ऑफ बुक्स तो 48 ही है। साइंस की एक बुक की थिकनेस कितनी है 2.2, तो 48 इंटू 2.2 करोगे तो ये आपका बनेगा 105.6। नेक्स्ट जो मैथ्स के है, हर एक स्टेक में नंबर ऑफ बुक्स तो 48 ही है, मैथ्स की एक बुक की थिकनेस कितनी है 2.5, तो 48 इंटू 2 करोगे 96, और 96 और प्लस 24 आ जाएगा तो ये आएगा 120। ओके, तो ये जो हाइट बनेगी हर एक स्टेक्स की अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वो ये आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो केस स्टडी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें आपको क्या दे रखा है, इन है पार्क 4 पोल्स आर स्टैंडिंग एट पोजीशन ए बी सी डी। ये कोई पार्क आपको दिया हुआ है, ये पोल खड़े हुए हैं यहाँ, ये एक पोल है, ये एक पोल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस तरीके से पोल खड़े हुए हैं ए बी सी डी अराउंड द circular fountain such that the cloth joining the poles A, B, B, C, C, D and D touches the circular fountain at point P, Q, R and S respectively as shown in the figure। ये आपको फिगर गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है, based on the above information answer the following questions। if O is the center of the circular fountain then angle OSA equal to, आपको कह रहा है O अगर सेंटर है तो आपको क्या निकालना है, ओ एस ए फाइंड आउट करना है। देखो ओ एस ए आपको ये निकालना है, तो ये क्या होगा, ये ओ एस क्या है, रेडियस है, ठीक है, और रेडियस जो है वो टचिंग पॉइंट पे, ये ए डी क्या है, ए डी, ए डी इसकी एक टेंजेंट है, और टेंजेंट और रेडियस तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो एंगल ओ एस ए क्या हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है इफ ए बी इक्वल टू ए डी है देन राइट द नेम ऑफ द फिगर ए बी सी डी। अगर आपको ए बी इक्वल टू ए डी गिवन है, ए बी इक्वल टू ए डी मीन्स ये वाली साइड ए बी और ये ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी गिवन है, तो आपको बताना है कि ये जो ए बी सी डी फिगर बन रहा है ये क्या होगा। ओके, तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, देखो ए कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ए से दो टेंजेंट खींच रहे हैं ए बी और ए डी, तो ये जिस पॉइंट पे टच कर रहा है ये वाला पॉइंट, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो भी टेंजेंट खींची जाती है उनकी लेंथ क्या होती है, हमेशा सेम होती है। तो अगर ए पी और ए एस सेम है तो मैं इसको ए और ये भी ए दे देता हूँ ना। ठीक है, हमें दे रखा है ए बी जो पूरा है वो ए डी के इक्वल है, इट मीन्स ये जो रिमेनिंग है पी और पी बी और एस डी ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि ए ये सेम हो गया, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तभी तो ए बी इक्वल टू ए डी होगा। ओके, सपोज ये मैं मान लेता हूँ ये बी है तो इसको भी बी होना पड़ेगा तभी ए बी इक्वल टू ए डी होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए यहाँ से, ये जो पॉइंट बी है ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट बी पी और बी क्यू खींच रहे हैं तो इनकी लेंथ भी क्या होगी, एक दूसरे के सिमिलर होगी, तो अगर ये बी है तो इसको भी बी होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ये पॉइंट डी देखता हूँ मैं, तो इससे टेंजेंट खींच रहे हैं डी एस और डी आर, तो अगर डी एस की लेंथ बी है तो डी आर की लेंथ भी क्या होनी चाहिए, बी होनी चाहिए। अब देखिए पॉइंट सी को, अगर मैं पॉइंट सी को देखता हूँ तो ये सी आर जो है वो इक्वल होगा सी क्यू के, क्यों, क्योंकि सी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट खींच रहे हैं सर्कल पे तो इनकी लेंथ भी क्या होगी, सेम रहेगी। बट ये कितनी होगी, ये ए और बी के टर्म्स में मैं अभी तक नहीं डिफाइन कर सकता, बट ये श्योर है कि ये दोनों इक्वल होगा। तो ये सपोज मैं मान लेता हूँ ये अगर एक्स है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, एक्स होना पड़ेगा, ये श्योर है। आई बात समझ में। तो अब एक चीज़ देखिए, मुझे ए बी इक्वल टू ए डी तो गिवन है, क्या सी डी जो है वो सी बी के इक्वल नहीं आ रहा, सी बी इक्वल टू क्या होगा, सी डी होगा। इट मीन्स ये देखो दो पास पास की साइड्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो रही है। तो ऐसा कब होता है, जब आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या बने, काइट की फॉर्म में बनता है। समझ आया,
जब ये आपका क्वाड्रिलेटरल काइट की फॉर्म में बनेगा तभी ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। जो पास की साइड्स हैं, काइट में क्या होता है, ये दोनों साइड इक्वल होगी और ये दोनों साइड भी इक्वल होगी। सिमिलरली इसमें दे रखा है ना, ये दोनों साइड और ये दोनों साइड क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, और ये जो डायगोनल बनते हैं काइट में, ये भी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ध्यान रखना, ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है, इनको भी फिर क्या होना पड़ेगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जो फिगर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, काइट बनेगा। ये जो फिगर आएगा ये बनेगा काइट। नेक्स्ट आपको दे रखा है इफ डी आर इक्वल टू 7 है एंड ए डी इक्वल टू 11 है, देन फाइंड ए पी। डी आर 7 दे रखा है, ए डी 11 दे रखा है। तो मैं इसको एक बार रब कर लेता हूँ, बिकॉज हमें इसी में मेंशन करना पड़ेगा फिगर में। डी आर इज इक्वल टू 7 दे रखा है। ओके, ये आपको दे दिया 7 सपोज, और ए डी कितना दे रखा है आपको, 11 दे रखा है। ये पूरा 11 है। तो अगर डी आर 7 है तो डी एस को भी 7 होना पड़ेगा, और अगर डी एस 7 है तो ए एस को फिर क्या होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा, बिकॉज ए डी पूरा 11 दे रखा है। और अगर ए एस को 4 होना पड़ेगा तो ए पी को भी फिर क्या होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। आपको क्या पूछा है, ए पी पूछा है, तो ए पी का आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर ए पी। नेक्स्ट इसी का और में दे रखा है इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फाउंटेन विद क्यू सी आर इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल क्यू ओ आर। क्यू सी आर 60 दे रखा है आपको, क्यू सी आर, क्यू सी आर ये वाला एंगल, ये एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है। आपको पूछा है क्यू ओ आर मीन्स ये और ये वाला एंगल पूछा है आपको। तो एक चीज़ मुझे बताइए, जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं तो ये जो सी पे एंगल बन रहा है और जो एंगल सेंटर पे बनता है, इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर ये यहाँ सी पे जो बन रहा है वो 60 डिग्री है, तो फिर यहाँ ओ पे जो बनेगा उसको फिर क्या होना पड़ेगा, 120 डिग्री ही होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का सम क्या बनेगा, 180 डिग्री। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे क्यू ओ आर, इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर 120 डिग्री आएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड केस स्टडी का क्वेश्चन है उसमें देखो क्या दे रखा है, वाइल प्लेइंग इन ए गार्डन समाइरा सॉ ए हनी कॉम्ब एंड आस्क्ड हर मदर व्हाट इज दैट। हर मदर रिप्लाइड दैट इट इज ए हनी कॉम्ब मेड बाय हनी बीज टू स्टोर हनी। ऑल्सो she told her that the shape of the honeycomb formed in is a mathematical structure. The mathematical representation of the honeycomb is shown in the graph. ये ग्राफ दे रखा है हमें, ये जो मधुमक्खी का छाता होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका शेप जो है वो एक क्या कर रहा है, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोलिक शेप है। तो एक पैराबोलिक शेप किसकी होती है, क्वाड्रेटिक की होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो भी आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है वो। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ गिवन। तो जो ग्राफ है उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जितने पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज। तो एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, एक तो ये -7 पे कट कर रहा है, एक 7 पे कट कर रहा है, तो 2 जीरोज होंगे उसके। ठीक है, और जीरोज जो है वो क्या बनेगा, एक -7 आएगा, एक 7 आएगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, पॉइंट है -7 और 7, तो ये हमारे जीरोज भी आ गए। ओके, राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल तो हमने अभी लिखा है, x इक्वल टू क्या होगा, -7 और 7 जीरोज हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2। ओके, हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है वो 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो जितने पॉइंट पे कट करता है वही उसका क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
आर 2 and -3 देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब अगर ये जो पोलिनोमियल गिवन है इसके 0, 2 और -3 है, तो अगर 2 और -3 जीरोज हैं तो इस पोलिनोमियल में x की जगह 2 और -3 रखने पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तभी इसके जीरोज होंगे। ओके, तो एक बार आपको P2 को क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है, एक बार P-3 को 0 के इक्वल पुट करना है। तो P2 अगर मैं फाइंड आउट करूं तो x की जगह मुझे 2 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 प्लस x की जगह 2 रखूंगा तो ये 2 टाइम्स a+1 आ जाएगा और प्लस b आ जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करने पे देखो क्या बन रहा है, ये 4 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये देखो 2a प्लस b और 4 और 2 6, तो उधर भेज दूंगा तो ये -6 आ जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। नेक्स्ट आपको और भी दे रखा है क्या, p ऑफ -3, वो भी 0 के इक्वल पुट करना है आपको। तो x की जगह मैं -3 पुट करूंगा तो x² कितना हो गया, 9, ये हो जाएगा -3a+1 और प्लस में b, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये देखो क्या आएगा, -3a प्लस b, और -3 बनेगा, ये प्लस का 6 बनेगा, तो उस तरफ में जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू बी क्या हो गया, -6। बी का कोफिशिएंट 1 है, तो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ये -6 + 6 कैंसिल हो गया। इट मीन्स ये जो a बना है आपके पास में 5 ऑफ a आ जाएगा यहाँ से। इसको सॉल्व करूँगा तो मैं देखो 5 ऑफ a इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो a की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी इस केस में। ठीक है, a की वैल्यू आप दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करो, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, तो मैं सपोज 1 में पुट करता हूँ अगर a की वैल्यू, तो b की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, फिर -6 आने वाली है। ओके, तो a इक्वल टू हो गया 0 और b इक्वल टू हो गया -6। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज 144। तो ये पोलिनोमियल आपको दे रखी है, ठीक है। इस पोलिनोमियल के जीरोज के डिफरेंस का स्क्वायर, मैं सपोज इसके जीरोज क्या मान लेता हूँ, अल्फा और बीटा 0 मान लिया मैंने। ओके, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी बात कर रहा है। स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोज इज 144, ये इक्वल टू दे रखा है किसके, 144 के। तो आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी अल्फा और बीटा में आपको रिलेशन निकालना होता है तो सबसे पहले आप क्या करो, एक सम ऑफ रूट निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, -b/a, तो ये आ जाएगा -p के इक्वल, a की वैल्यू 1 है, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, c/a, c कितना है हमारा 45। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो अल्फा माइनस बीटा है इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 144। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा है, तो अगर इसमें मैं 2 अल्फा बीटा ऐड करता हूँ और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा कर दिया मैंने, और माइनस में 2 अल्फा बीटा करूँगा तो -2 अल्फा बीटा ऑलरेडी है, तो माइनस में 4 हो जाएगा अल्फा बीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 144 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब देखो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ये मिलके क्या बनाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा ये। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ फर्दर, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में क्या है 4 टाइम्स अल्फा बीटा इक्वल टू आ जाएगा 144। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है -p, तो ये क्या हो जाएगा, -p का स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर हो गया, माइनस में 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 45 इक्वल टू आ जाएगा 144 के। तो 45 इंटू 4 करूँगा तो 45 इंटू 2 90 हो गया, और उसका डबल हो गया 180।
तो ये माइनस का 180 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 180 हो जाएगा। इट मीन्स पी की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, पी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 180, तो ये आ जाएगा 324। और पी स्क्वायर अगर 324 है तो 324 किसका स्क्वायर होता है आपको पता है, 18 का स्क्वायर होता है। तो ये पी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 18 प्लस माइनस 18 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों आएंगे, ध्यान रखना। तो ये इसका थर्ड का जो बी पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा, पी इक्वल टू प्लस माइनस 18। ओके, तो इस तरीके से हमने जो तीनों केस स्टडी के क्वेश्चन है उनको इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। जो सेट 1 सेट 2 सेट 3 था, तीनों के लिए केस स्टडी के जो क्वेश्चन है वो सेम ही होते हैं, तो तीनों सेट के लिए ये अप्लाई होगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू so much for watching the video and all the very best for your result.